नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम इंटरपर्सनल स्किल, अंतर्वैयक्तिक संबंध और कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह जीएस पेपर 2 सी सेट से संबंधित विषय है। यह यूपीपीएससी 2023 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टॉपिक है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अंतर्वैयक्तिक कौशल सह संप्रेषण कौशल, थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे इसमें। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचनाओं का प्रेषण एक स्वाभाविक मानवीय तथा संगठनात्मक आवश्यकता है। मिलेट ने संचार को प्रशासनिक संगठनों की रक्तधारा बताया है। फिन्नर के अनुसार संचार प्रबंध का हृदय है। जॉन आर टेरी संचार संगठनात्मक कार्यों तथा प्रबंधकीय प्रक्रियाओं के लिए चिकनाई का कार्य करता है, ऐसा उन्होंने कहा है। स्थूल रूप से संरचना के और संचार के जो कार्य होते हैं उनको हम देखेंगे। तो संचार के क्या क्या कार्य हैं? सूचना, अभिप्रेरणा, भावनात्मक अभिव्यक्ति, नियंत्रण। एक संप्रेषक होता है, दूसरा प्राप्तकर्ता होता है। सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर रिसीवर के बीच में बातचीत होती है, वो कैसे होती है? सेंडर कोई मैसेज जो उसके पास होता है वो उसको इनकोड करता है। इनकोड करने के बाद एक मीडियम के थ्रू उसको कम्युनिकेट करने के लिए वो भेजता है। अब वो जब रिसीवर के पास तक पहुंचता है मैसेज एक मीडियम के थ्रू, जिसमें थोड़ी बहुत नॉइस भी होती है, तो जब वो पहुंचता है वहाँ पर तो वो रिसीवर पहले उसको डिकोड करता है, फिर उसको समझता है, फिर उसके बाद वो फीडबैक करता है संप्रेषक को यानी सेंडर को, रिप्लाई करता है वो। संचार के तत्व: संप्रेषक या सूचनादाता सेंडर, सूचना या जानकारी मैसेज, सूचना का माध्यम या विधि मीडियम, सूचना प्राप्तकर्ता रिसीवर, प्रत्युत्तर व वांछित प्रक्रिया फीडबैक। संचार के प्रकार: माध्यम के आधार पर मौखिक संचार, बोलने व सुनने की विधि मौखिक वार्तालाप, कई बार यह एक तरफा व कई बार द्विमार्गी डायलॉग होता है। रेडियो, फिल्में, टेलीविज़न, टेलीफोन, वार्तालाप, सम्मेलन, साक्षात्कार ये इसके उदाहरण हैं। लिखित संचार, रिटन कम्युनिकेशन, लिखित या मुद्रित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बुलेटिन, आदेश, प्रपत्र, नियमावली, चार्ट, पत्र इत्यादि। प्रतीकात्मक संचार, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, इशारे या प्रतीक, एग्जाम्पल होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा, हाँ या ना में गर्दन हिलाना, जीतने पर विक्ट्री का जो साइन होता है उससे उंगली बनाना। ये सारी चीज़ें इसके प्रतीकात्मक संचार के उदाहरण हैं। प्रवाह के आधार पर डाउनवर्ड होता है अधोसंचार, किसी संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा निम्न या अधीनस्थ अधिकारी को सूचना या आदेश भेजना। इसकी प्रकृति प्रायः आदेशात्मक होती है। इसका उदाहरण है लिखित या मौखिक आदेश, परिपत्र, नियमावली, बजट स्वीकृति, कार्मिक सम्मेलन। ऊर्ध्व यानी अपवर्ड संचार, किसी संगठन में निम्न से उच्च स्तर की ओर सूचना का प्रवाह। इसकी प्रकृति प्रार्थनात्मक होती है। इसका उदाहरण है मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, सुझाव प्रेषित करना, योजना एवं बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। समस्तरीय या पार्श्व हॉरिजॉन्टल और एक्रॉस कम्युनिकेशन, जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करते हैं। इसकी प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक होती है। उदाहरण लिखित या मौखिक रिपोर्ट, समूह कार्य, संपर्क तथा समिति बैठक इत्यादि। अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, किसी संगठन के कार्मिकों में औपचारिक कार्यों या कार्यालयी ऑफिस वर्क से इतर पारस्परिक संबंधों पर आधारित संचार जो होता है वो इनफॉर्मल होता है। जैसे मित्र मंडली हो गई, क्लब हो गया, प्रशासनिक अनुभाग हो गया, जासूसी हो गई। इस प्रकार के संचार का सबसे बड़ा दोष अफवाहों, र्यूमर्स का फैलना है। अफवाह, र्यूमर, R = I × A × 1/C है।
ये एक सूत्र है जिसमें आई का मतलब महत्व इम्पोर्टेंस है, ए का मतलब एकाधिकार अर्थ एम्बिग्विटी है, और 1/c मतलब सी का मतलब है समालोचना या तार्किक शक्ति क्रिटिकल सेंस। तो आई ए अपॉन सी होता है र्यूमर का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार व्यक्तिगत तथा सामूहिक भी हो सकता है। संगठनात्मक स्थिति के आधार पर संचार की 3 स्थितियां हो सकती हैं। आंतरिक इंटरनल संचार संगठन के कार्मिकों के मध्य, वाह संचार एक्सटर्नल संगठन तथा जनसाधारण के बीच, इसे जनसंपर्क भी कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक इंटरपर्सनल संगठन के कार्मिकों के मध्य व्यक्तिगत संचार जो होता है। संचार के माध्यम श्रव्य माध्यम ऑडियो, सभा सम्मेलन संगोष्ठी, भेंट वार्ता साक्षात्कार व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात टेलीफोन टेप रेडियो समितियाँ इत्यादि। दृश्य माध्यम विजुअल, देखकर या पढ़कर सूचना प्राप्त करना, उदाहरण परिपत्र आदेश पुस्तक प्रतिवेदन चित्र फोटो झंडे स्लाइड पोस्टर होर्डिंग्स मूर्ति प्रतीक चिन्ह शारीरिक इशारे समाचार पत्र पत्रिकाएं इत्यादि। श्रव्य दृश्य माध्यम ऑडियो विजुअल, तो ऑडियो विजुअल मीडियम में जिन माध्यमों से एक साथ सुनकर देखकर सूचना मिलती है, जिन माध्यमों से एक साथ सुनकर देखकर सूचना मिलती है, उदाहरण के लिए टेलीविज़न वीडियो फिल्में नाटक व्यक्तिगत या सामूहिक अभिनय। मिलेट के अनुसार संगठनों में सम्मेलन कॉन्फ्रेंस विधि का महत्वपूर्ण उपयोगिताएं होती हैं। पहली समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना, दूसरा समस्याओं का समाधान करना, तीसरा निर्णय स्वीकृति तथा निष्पादन में सहायता करना, चौथा संगठन से संबद्ध कार्मिकों में एकता का भाव उत्पन्न करना, पांचवा कार्मिक वर्ग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, छठा प्रशासनिक कार्मिकों को सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संचार प्रक्रिया के प्रतिमान शैनन तथा वीवर मॉडल 1949 टेलीफोन मॉडल है ये। इसमें शोर यानी नॉइस को एक बड़ी बाधा माना गया है। संप्रेषक है, ट्रांसमीटर है, फिर ट्रांसमीटर यानी ट्रांसमिशन के बाद संकेत में शोर का एक स्रोत मिल जाता है, फिर प्राप्तकर्ता के पास वो संकेत पहुंचता है, फिर गंतव्य तक वो पहुंच जाता है। उसका एक गंतव्य जो संप्रेषक था जो उसने संदेश भेजा उसको एक गंतव्य मिल जाता है। तो ये जो संदेश संप्रेषण की जो प्रोसेस थी और प्राप्त संकेत संदेश जो था, इसके बीच की प्रोसेस में ही शोर का स्रोत संकेत के बीच में ही मिलता है। यानी जब जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसका जो मीडियम है वहीं पे शोर यानी नॉइज़ देखने को मिलेगी। सीई आसगुड मॉडल 1954 संचार एक सतत प्रक्रिया है। इस मॉडल में संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक क्षण संप्रेषक तो दूसरे क्षण प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। वेस्ले एवं मैकलीन मॉडल इनकोडर और डिकोडर दो हैं। तो इनकोडर व्याख्याता डिकोडर पहला है, जैसा चित्र में दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है तो इसमें हम क्या कहते हैं, संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द तुम और हम होता है। तो इसमें भी हम ऐसे ही कह सकते हैं कि एक व्यक्ति तुम है, दूसरा व्यक्ति हम है। तो हम मतलब मैं, तो मैं और तुम के बीच में जब संचार हो रहा है तो मैं क्या कर रहा है, किसी चीज़ को इनकोड कर रहा है। तो वो जब संदेश को भेजेगा तो वहाँ पे डिकोड होगा तुम के पास, और तुम जब प्रत्युत्तर करेगा तो तुम संदेश को इनकोड करेगा, और वो संदेश जब मैं तक पहुँचेगा तो मैं उसको डिकोड करेगा। तो वही इनकोडिंग डिकोडिंग दोनों एक ही जगह हो रही, यही वेस्ले ने बताया है। अब लीगन मॉडल को देखते हैं। इसमें 6 तत्व होते हैं: संप्रेषक, इनकोडर, माध्यम, डिकोडर और प्राप्तकर्ता। फिर हम देखेंगे विल्बर श्रम मॉडल। तो विल्बर का श्रम मॉडल जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित फीडबैक को संचार का अनिवार्य तत्व माना जाता है। संप्रेषक संदेश भेजता है माध्यम के थ्रू, फिर उसका विवेचन होता है, फिर विवेचन
के बाद प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, फिर उसकी एक प्रतिक्रिया होती है। फिर लासवेल मॉडल है, एराल्ड डी लासवेल 1948 में इन्होंने दिया। यह संचार प्रक्रिया का शाब्दिक मॉडल है। इसमें एक स्रोत होगा, स्रोत मैसेज को इनकोड करेगा वहाँ पर, फिर यह पूरा एक क्षेत्र अगर हम बना लें, स्रोत है, मैसेज इनकोड हुआ, फिर वो संकेत के रूप में गया यानी मीडियम, तीनों को इसमें अनुभव क्षेत्र का रूप दिया गया है। फिर जब मैसेज जो है डिकोड के लिए गंतव्य के पास तक पहुंचता है तो वो पूरा जो क्षेत्र है वो अनुभव क्षेत्र दूसरा कहलाएगा। तो ऐसा ही जो शाब्दिक मॉडल बनाया है लासवेल ने संचार प्रक्रिया का, तो लासवेल के प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है कौन कहता है, दूसरा प्रश्न है क्या कहता है, तीसरा है किस माध्यम से कहा जाता है, चौथा है किसे कहा जाता है, पांचवा है क्या प्रभाव पड़ता है। ये लासवेल मॉडल इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। संचार की बाधाएं क्या होती हैं? भाषा संबंधी बाधा होती है, तकनीकी एवं स्थानीय शब्दावली होती है, व्याख्या एवं बोध की समस्या इंटरप्रिटेशन एंड परसेप्शन होता है, इच्छा का अभाव, माध्यम एवं प्रक्रिया की समस्या, आकार एवं दूरी। अच्छे संचार के सिद्धांत: संचार स्पष्ट हो, प्राप्तकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप उद्देश्यपूर्ण हो, संपूर्ण एवं समुचित हो, समय अनुसार हो, समानता तथा एकरूपता हो संचार में, लोचशीलता फ्लेक्सिबिलिटी हो, प्राप्तकर्ता को स्वीकार्य हो। ये सारी चीज़ें अच्छे संचार के सिद्धांत हैं। टेरी के अनुसार प्रभावी संचार के 8 सुझाव हैं। संप्रेषक को संचार की संपूर्ण जानकारी हो, परस्पर विश्वास उत्पन्न करना चाहिए, शब्द सरल और साधारण हो, अनुभव के समान आधार की खोज करनी चाहिए, सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान करना और उसे बनाए रखना चाहिए, उदाहरणों तथा दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए, विलंबकारी प्रतिक्रियाओं का बहिष्कार करना चाहिए। फिर अंतर्व्यक्तिक संबंध एवं संप्रेषणता, इंटरपर्सनल रिलेशन एंड कम्युनिकेशन। मानव व्यवहार के समाजशास्त्रीय आधारों का मौलिक स्रोत सामाजिक अंतःक्रिया है। ये अंतःक्रियाएं ही अंततः व्यक्तिक संबंधों का सृजन करती हैं। अंतर्व्यक्तिक संबंध एक मनुष्य की प्रत्यक्ष उपस्थिति से दूसरे व्यक्ति के प्रभावित होने की स्थिति को अभिव्यक्त करता है। अतः अंतर्व्यक्तिक या अंतर्व्यक्तिकता की शुरुआत पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का अंतिम परिणाम होती है, जैसे कि माता पिता एवं बालक, मित्रों के बीच का जो संबंध है और उनके बीच का जो कम्युनिकेशन है, सहकर्मियों के मध्य पारस्परिक आदान प्रदान, कार्यालय में पारस्परिक संवाद। अंतर्व्यक्तिकता कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके और उसे सरलता से ग्रहण भी कर सके। अंतर्व्यक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता, सकारात्मक अभिवृत्ति तथा संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है। अंतर्व्यक्तिक कौशल में सुनने की तत्परता, सकारात्मक अभिवृत्ति तथा संवेगों के प्रबंधन की योग्यता आवश्यक है। इनमें सहयोगों के अभिप्राय पर संदेह नकारात्मक अभिवृत्ति है। तो जो आपके सहयोगी होते हैं उनके अभिप्राय पर संदेह आप करेंगे तो वो क्या होगा? नकारात्मक अभिवृत्ति होगी। आपको कोई सहयोग कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, आप उसी पर शक कर रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी है। झुंझलाहट या चिढ़ त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है। मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप इसे कैसे कहते हैं। मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा खराब श्रवण है। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा का प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करता है। तो मौखिक संप्रेषण के बारे में क्या बता रहे हैं? मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की सरल भाषा प्रयोग की क्षमता पर निर्भर करती है। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है, अंतः समूह संप्रेषण कहलाता है। कक्षा में संप्रेषण को संज्ञानात्मक समझा जाता है। एक वर्तुल संप्रेषण में संकूटक हो जाता है जब वहाँ स्रोत समूह होता है। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर क्रोध को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ
काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल उसकी अपनी योग्यता होती है। अब हम बात करते हैं किसी संप्रेषण में भाव भंगिमा और उसके अर्थ के बारे में। किस बात का क्या मतलब होता है। जैसे शिथिल मुद्रा है, रिलैक्स्ड पोस्चर है, इसका मतलब होता है व्यक्ति और वार्तालाप में दिलचस्पी को इंगित करना। कोई रिलैक्स बैठा हुआ है और उसका पोस्चर ऐसा ठीक ठाक सा लग रहा है, तो व्यक्ति और वार्तालाप में दिलचस्पी को इंगित कर रहा है कि वो कह रहा है कि आप उससे बातें करें। आराम से वो बैठा हुआ है, आपकी बात सुनने को तैयार है। अगर आपको लगता है कि आप उससे बातें कर सकते हैं तो आपको बातें करनी चाहिए। ये रिलैक्स्ड पोस्चर का संकेत है। फिर बाहें आराम की मुद्रा में आम रिलैक्स्ड निष्कपटता या खुलेपन का संकेतक है कि कोई व्यक्ति आराम से बैठ गया तो उसमें निष्कपटता और खुलापन है कि वो ईज़िली आपसे बात कर सकता है, उसको संकोच नहीं है आपसे बात करने में। फिर आँखों के मध्य अच्छा संपर्क, गुड आई कांटेक्ट दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी का द्योतक है कि वो आपसे बात करने के लिए कीन है, मतलब आपसे बात करना चाहता है, बहुत उत्सुक है। तो अगर अच्छा आई कांटेक्ट, गुड आई कांटेक्ट बन रहा है किसी व्यक्ति से, तो आप उससे तुरंत बातें कर सकते हैं। फिर सिर हिलाना नॉडिंग कहलाता है, दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातों में दिलचस्पी और उसके प्रति समझ का संकेतक है। आगे झुकना लीनिंग फॉरवर्ड, इसका मतलब है श्रोता द्वारा व्यक्त की गई बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता को प्रदर्शित करना। पीछे की ओर झुकना लीनिंग बैक, इसका मतलब है विभ्रांति तथा अत्यधिक आत्मविश्वास सूचक कि आप जब पीछे झुक रहे हैं, लीनिंग बैक कर रहे हैं, तो अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक आप ये बात दिखा रहे हैं। तरोताज़ा तरोताज़ा होने के साथ सीधा खड़ा रहना, ये क्या दर्शाता है, आत्मविश्वास का द्योतक है ये। पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना, ये उचाट दिखने का द्योतक है, मतलब आप बहुत उद्दंड हो, ये बताता है। छाती पर बाह फंसाना, ये बचाव की मुद्रा है। जेब में हाथ डालकर चलना उदासी का द्योतक है। गाल पर हाथ रखना चिंता एवं सोचने का संकेतक है। नाक को थोड़ा थोड़ा छूना और रगड़ना अस्वीकृति शंका का द्योतक है। आंखें रगड़ना शंका एवं अविश्वास का द्योतक है। त्योरी चढ़ाना स्काउलिंग, व्यक्ति या उसके कार्यों को नापसंद करने, उससे चिढ़ होने अथवा उस पर क्रुद्ध होने का संकेतक है। कुल बुलाना या व्यग्र होना फिजेटिंग कहलाता है। बार बार इधर उधर टहलना, उंगलियों को थपथपाना सामान्यतः उचाट, ऊब, अधीरता या उतावलेपन का संकेतक है। और सबसे लास्ट है जम्हाई लेना, यॉनिंग, ऊब या भ्रम का द्योतक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, फिर उसके बाद अपनी ये प्रश्नावली को देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य हैं, संप्रेषण में सर्वाधिक सहायक श्रव्य कौशल सक्रिय श्रव्य है। अशाब्दिक संप्रेषण के लिए प्रेषक और ग्राही दोनों का एक ही सांस्कृतिक परिवेश में होना आवश्यक है। ग्रेप वाइन की परिघटना अनौपचारिक संचार है। प्रभावी संचार के 6 कारक है। स्पष्टता, प्राप्तकर्ता की अपेक्षानुसार, पर्याप्त, एक समान, स्वीकार्य, निरंतर प्रवाह। तो क्या 6 कारक है प्रभावी संचार के? स्पष्टता, प्राप्तकर्ता की अपेक्षानुसार, पर्याप्त, एक समान, स्वीकार्य, निरंतर प्रवाह। ये हैं टोटल 6। संचार के 3 माध्यम ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। तो पहला ऑडियो, दूसरा विजुअल, तीसरा ऑडियो विजुअल। संप्रेषण का सार है समझना, क्योंकि यह संचार का मर्म है। संगठन में संचार के 3 प्रकार है, आंतरिक संचार, बाह्य संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार। संगठन में संचार की दिशाएं ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, समान स्तर पर। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है। संप्रेषण में किस का नियम, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, अपनी बात को जटिल एवं बढ़ा चढ़ाकर रखने की बजाय सरल तरीके से प्रस्तुत करना।
विकर्ण संप्रेषण, संगठन में प्रबंधक और श्रमिकों के बीच संप्रेषण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? विकर्ण संप्रेषण कहते हैं। संतुलित विभाजन प्रतिमान, विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन। समानता प्रतिमान की बात करें, एक ही लिंग युगलों के बीच संप्रेषण। एकाधिकार प्रतिमान, केवल एक ही व्यक्ति को बोलने का अधिकार। संप्रेषण प्रक्रम के चरण, प्रेषक, कूट संकेतन यानी कोडिंग, या जिसको हम कह सकते हैं इनकोडिंग, संदेश फिर आता है, फिर विसंकेतन डिकोडिंग, फिर ग्रहण होता है। घूर्णा अशाब्दिक संप्रेषण का असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है। घूर्णा अशाब्दिक संप्रेषण का असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है। टेलीफोन यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। अंतर समूह संप्रेषण, संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं का एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है। कक्षा में संप्रेषण, संज्ञानात्मक संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का श्रेय शैशान को मिलता है। शैशान ने कहा था संप्रेषण प्रणाली तकनीकी रूप से सक्षम है और उन्होंने सक्षम बनाया था। संप्रेषण की प्रमुख अवधारणाएं, विश्व की समस्त समस्याएं संप्रेषण से संबंधित नहीं होती। संप्रेषण का एक प्रसिद्ध प्रतिमान अभियांत्रिक प्रतिमान है। अशाब्दिक संप्रेषण को विभाजित किया जाता है सन्निकटता संप्रेषण में। मनोवैज्ञानिक संप्रेषण प्रतिमान की विशेषता, यह एक बंद पॉश प्रणाली है। प्रशासन में आज जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग सर्वसुलभ हो गया है, इसका मूलभूत सिद्धांत आधारित है अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक प्रतिमान पर। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख अवरोधी तत्व हैं व्यक्तिगत संवेदी अंगों की विकृति। मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी भाषा में विकृति है। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? बाधक व्यक्तित्व के कारण। प्रायः अशाब्दिक संप्रेषण को प्रयोग किया जाता है शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए। यदि दो व्यक्ति साथ साथ हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं तो इस प्रकार जो अशाब्दिक संप्रेषण होगा दोनों व्यक्तियों में निकटता यानी निकटता और प्रेम को दर्शाएगा। संप्रेषण में सन्निकटता के निर्धारक तत्व हैं सामाजिक नियम। समयबोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व है कार्य संलग्नता। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है मूक संप्रेषण के अंतर्गत। अंतः व्यक्तिक संप्रेषण के प्रमुख प्रकार व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण, लघु समूहों में संप्रेषण, श्रृंखलाबद्ध वृत्ताकार संप्रेषण, बंद पॉश प्रणाली, वृत्ताकार संप्रेषण, बंद पॉश प्रणाली, चक्राकार संप्रेषण, मुख्य वक्ता केंद्र में रहता है। जनसंचार माध्यम वर्गीकृत किए जाते हैं वृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत। पुलिस मुख्यालय से सभी थानों को संप्रेषण के लिए प्रयुक्त प्रणाली चक्राकार प्रणाली। वायु प्रकार का संप्रेषण राष्ट्रीय महत्व के प्रसारणों को राष्ट्रपति द्वारा जनता तक पहुंचाने हेतु। वृहद समूह संप्रेषण की विशेषता समस्त संदेशों का प्रवाह एक ही दिशा में करने के लिए। सभा कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली शीर्षाकार संप्रेषण। सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषणों के अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं। संप्रेषण की बाधाएं और बाधाओं के प्रकार। तो बाधा क्या है? शब्द भंडार, और बाधा का प्रकार है भाषा। दूसरी बाधा है दूरी संप्रेषण की, और बाधा का प्रकार है संरचनात्मक। तीसरी बाधा है जल्दबाजी, बाधा का प्रकार है पारिस्थितिकी। चौथी बाधा है कोलाहल, बाधा का प्रकार है पर्यावरणीय। कौन तदनुभूत परक श्रवण की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन करना। तो वक्ता की स्थिति में स्वयं को रखना, देह भाषा का प्रेक्षण करना, संप्रेषण की विषय वस्तु और भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना, ये सारी चीजें तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है। धन्यवाद। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। अशाब्दिक संचार में निहित है। क्या निहित है? देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा।
अशाब्दिक संचार के अंतर्गत देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति एवं लहजा, टोन आदि आते हैं। अशाब्दिक संचार का अर्थ ही शब्दों से रहित संचार, अर्थात इनमें शब्दों का प्रयोग किए बिना ही संदेश प्रकट करना या प्रेषित करना होता है। अतः यह देह भाषा, हाव भाव, मुखी अभिव्यक्ति, फेशियल एक्सप्रेशन एवं लहजा द्वारा संदेश प्रेषित करने का एक माध्यम है। कोई अधिकारी मीटिंग के दौरान अपनी लेखनी मेज पर पटक कर प्रकट करता है उसके क्रोध को। अधिकारी या कोई व्यक्ति अपनी निराशा एवं खीज अपने पेन को मेज पर पटक करके प्रयुक्त करता है या उसको दर्शाता है। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतः आप सही समय पर मुस्कुराते हैं। अपने सहकर्मी के साथ वार्तालाप में वार्तालाप के विषय के हिसाब से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए। वार्तालाप के दौरान सही समय पर मुस्कुराहट न केवल वार्तालाप को सौहार्दपूर्ण बनाता है अपितु आपकी वार्ता में सक्रिय सहभागिता को भी प्रदर्शित करता है। वार्तालाप के दौरान बेहद गंभीर बने रहना या सदैव मुस्कुराना या वार्ताकार के सभी विचारों को समर्थन देना वार्ता में आपकी अर्ध सहभागिता को दर्शाता है। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? एकाग्रता। आगे झुकना यानी लीनिंग फॉरवर्ड धनात्मक वैयक्तिक संकेत है जो श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। यह श्रोता की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। लीनिंग बैक विभ्रांति या अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक है। निम्नलिखित में से कौन संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है? घूरना। घूरना संकेत असौहार्दपूर्ण समझा जाता है। निम्नलिखित में से कौन त्योरी चढ़ाने के नकारात्मक संकेत के उत्सर्जन का कारण है? झुंझलाहट। त्योरी चढ़ाने स्काउलिंग का नकारात्मक संकेत किसी व्यक्ति या उसके कार्यों या विचारों को नापसंद करने, उससे चिढ़ होने या झुंझलाहट आने अथवा उस पर क्रुद्ध होने के लिए व्यक्त किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। नकारात्मक निजी व्यवहार है और उसका कारण है। तो व्यवहार क्या है? गले के पीछे का हाथ रखना। गले के पीछे एक हाथ रखा है, उसका कारण है असहमति। तो आपने अपने गले के पीछे एक हाथ रख लिया तो ये आपका नकारात्मक निजी व्यवहार है, उसका कारण है आप असहमति प्रस्तुत कर रहे हैं। आंखें सिकोड़ना अस्वीकृति प्रस्तुत करना होता है। नाक सहलाना अतिशयोक्ति और चश्मा उतार के नीचे रखना नहीं सुन रहे हैं आप, ऐसा आप प्रदर्शित कर रहे हैं। ध्यातव्य है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे को देखकर अपनी आँखों को सिकोड़ता या संकुचित नैरो करता है तो इसका अर्थ है कि वह उस व्यक्ति को या उसके विचारों को नापसंद करता है। यह हाव भाव क्रोध को भी प्रकट करता है और जीव जगत में यह सार्वभौम रूप से पाया जाता है। कुछ व्यक्ति संवाद के दौरान सोचने की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं या कुछ व्यक्ति संवाद के दौरान सोचने की क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए आंखें सिकोड़ते हैं, जो कि गलत है तथा इससे लोगों में गलत संदेश पहुंचता है। जबकि संवाद के दौरान अपने सिर या गले के पिछले भाग को खुजलाने का अर्थ है अविश्वास यानी डाउट और अनिश्चितता लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसकी व्याख्या झूठ बोलने के लक्षण के रूप में भी की जा सकती है। निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? एकाग्रता। आगे झुकना यानी लीनिंग फॉरवर्ड धनात्मक वैयक्तिक संकेत है जो श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता का प्रदर्शन करता है। यह श्रोता की प्रतिबद्धता को भी व्यक्त करता है। लीनिंग बैक विभ्रांति तथा अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक है। प्रत्येक व्यक्ति आपसी बातचीत के दौरान सामान्यतः उन्हीं व्यक्तियों की तरफ झुकाव रखते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और उन व्यक्तियों से विपरीत दिशा की ओर झुकते हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं। किसी व्यक्ति से संवाद के दौरान विपरीत दिशा की ओर झुकना ऊब या अरुचि का द्योतक होता है। जैसे कुछ लोग बातें करते करते दूसरी तरफ देखने लगते हैं, मुड़ जाते हैं, तो वो क्या है कि आप अरुचि को शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं कि आप उससे बात नहीं करना चाहते। और कुछ लोग होते हैं बहुत आगे बढ़ कर के बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो लीनिंग फॉरवर्ड करते, तो वो आपकी बात में रुचि ले रहे हैं ऐसा प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है?
बातचीत नहीं है। गैर मौखिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से तात्पर्य सामान्यतः शब्द रहित संदेशों को भेजने तथा प्राप्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया से है। अशाब्दिक संप्रेषण को शारीरिक हाव भाव एवं स्पर्श, शारीरिक भाषा, चेहरे की अभिव्यक्ति एवं आंखों के संपर्क तथा प्रतीकों व चित्रों के माध्यम से भी संप्रेषित किया जाता है। दूरसंचार एक उदाहरण है यांत्रिक संप्रेषण का। दूरसंचार सेवा यांत्रिक संप्रेषण का उदाहरण है। इसमें वक्ता द्वारा कही गई बात या संदेश को यंत्रों के माध्यम से परिवर्तित करते हुए श्रोता के पास ध्वनि के रूप में पहुंचाया जाता है। ध्यातव्य कि संचार के ऐसे माध्यमों को श्रव्य संचार ऑडियो कम्युनिकेशन कहते हैं, जिनमें श्रोता या प्रापक केवल संदेश को सुन सकता है, जैसे रेडियो, टेलीफोन, सेमिनार, समूह संचार आदि। इस प्रकार के संचार में श्रवण इंद्रियों का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें प्रापक का शिक्षित होना जरूरी नहीं है।